हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर चैनल। आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आज हम नेक्स्ट सेट डिस्कस करेंगे एमसीक्यूज का, सेट नंबर 10। ठीक है, तो उससे पहले हमको बता दूं कि हमारे यहाँ बैच सेकंड जो है, सेकंड पेपर एटीटी सेकंड पेपर का बैच सेकंड जो है वो स्टार्ट हो चुका है। ठीक है, लाइव एंड रिकॉर्डेड सेशंस अवेलेबल हैं एंड इसके रिलेटेड अगर आपको कोई भी क्वेरी हो तो आप इस पर्टिकुलर नंबर के ऊपर कॉल करके पूछ सकते हैं। ठीक है, सो हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो ये है that if J is the current density and dA is a vector element of area, मतलब dA मतलब small area का जो हम वेक्टर ले रहे हैं वो, and the integral of J dot dA over the area वो किस चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है? ये रिप्रेजेंट कर रहा है हमारे पास करंट डेंसिटी थ्रू द एरिया। ठीक है, इट रिप्रेजेंट द करंट थ्रू द एरिया। अगर पर्टिकुलर देखो एक सरफेस है, ठीक है, जो J है उसकी करंट डेंसिटी है। अगर हम करंट डेंसिटी का ले लें, J इज करंट डेंसिटी ओवर द एरिया, ठीक है, तो वो करंट को रिप्रेजेंट कर रहा है ना बेसिकली। अगर एक पर्टिकुलर एरिया है, करंट डेंसिटी क्या होता है? करंट पर यूनिट एरिया। ठीक है, उसको करंट डेंसिटी बोला जाता है। ठीक है, तो वही चीज है यहाँ पे। अगर हम इस पर्टिकुलर करंट डेंसिटी का ओवर द एरिया रिप्रेजेंट ले लें, मतलब जो हमारे पास J है, ठीक है, वो हमारे पास होता ही करंट पर यूनिट एरिया है, करंट पर यूनिट एरिया। और ये डीए, ये तो डी ऑलरेडी प्रेजेंट है, तो डीए डीए से कैंसिल हो जाएगा और रह क्या जाएगा? सिर्फ करंट। ठीक है, तो ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? द करंट थ्रू द एरिया। अगर मतलब ऑब्वियसली ये थोड़ी सी शॉर्टेस्ट फॉर्म के अंदर मैं डिस्क्राइब किया है, बट बेसिकली हमारे पास ये जो चीज है जे डॉट डी ए, इनका जो डॉट प्रोडक्ट आ गया वो यही है। जे हमारे पास क्या है? करंट पर यूनिट एरिया को रिप्रेजेंट कर रहा है, और ये जो साथ है डॉट प्रोडक्ट किसका है? एरिया का। तो एरिया से एरिया तो कैंसिल ही हो जाएगा। अगर स्मॉल एरिया ही ऑब्वियसली लेंगे क्योंकि करंट डेंसिटी वो स्मॉल एरिया को रिप्रेजेंट करे, तो डीए से डीए कैंसिल हो जाएगा और जो आई है वो रह जाएगा। ठीक है, तो इसका ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। देन द करंट थ्रू द एरिया इस चीज को रिप्रेजेंट कर रही है। नेक्स्ट हमारे पास है the behavior of ferromagnetic domains in an applied magnetic field gives rise to। वो कह रहे हैं कि जो फेरोमैग्नेटिक डोमेन्स, फेरोमैग्नेटिक डोमेन्स क्या होते हैं? बेसिकली इस तरह के डाइपोल्स को रिप्रेजेंट कर रहा होता है कि लाइक अगर ये पर्टिकुलर डोमेन्स जो हैं ये रैंडम मोशन के अंदर हो तो कोई भी हमारे पास ऐसा सच इफेक्ट नहीं देते हैं, लेकिन अगर वो एक सेम अलाइनमेंट में हो तो इससे हमें बहुत ज़्यादा अच्छे इफेक्ट मिलते हैं। पैरामैग्नेटिज्म, डायमैग्नेटिज्म एंड फेरोमैग्नेटिज्म, इस तरह से हम बिहेवियर उसको डिफरेंशिएट कर सकते हैं। वो अब यहाँ पे उन्होंने स्पेशली फेरोमैग्नेटिक डोमेन्स के बारे में कहा है कि द बिहेवियर ऑफ फेरोमैग्नेटिक डोमेन्स इन एन अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड गिव राइज टू, इसका आंसर है हिटरिसिस। जो हिटरिसिस बनती है वो इस हिटरिसिस लूप कुछ इस तरह से बन रही होती है ना, इस तरह से। ठीक है, तो ये फेरोमैग्नेटिक डोमेन्स को पहले अप्लाइड फील्ड के अंदर करो अलाइंड, फिर उसको उनकी डीमैग्नेटाइज करो, फिर उनको दोबारा से ऑपोजिट टू द इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड की तरह से ऑपोजिट टू द मैग्नेटिक फील्ड अलाइन करो, फिर उसको मैग्नेटाइज डीमैग्नेटाइज करके हमारे पास इस तरह की एक लूप बनती है जिसको हम हिटरेसिस लूप बोलते हैं। और फेरोमैग्नेटिक डोमेन्स के बिहेवियर को बताती है ये बेसिकली, कि सब्सटेंस को बताती है कि फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस जो है वो किस तरह से उसकी रिटेंटिविटी, कोई भी सब्सटेंस है उसकी रिटेंटिविटी, उसकी कोरेसिविटी के बारे में बताती है हिटरेसिस लूप। और ये बताती है कि जो पर्टिकुलर हिटरेसिस लूप से हम चेक कर सकते हैं, किसी पर्टिकुलर सब्सटेंस के हिटरेसिस लूप से हम ये चेक कर सकते हैं कि वो जो सब्सटेंस है वो हम परमानेंट मैग्नेट में यूज कर सकते हैं या फिर उसको किस तरह के मैग्नेट बनाने के अंदर यूज किया जा सकता है। ये उसकी हिटरेसिस लूप से पता चलता है हमें। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। नेक्स्ट है हमारे पास in Compton scattering from stationary particle, the maximum change in wavelength can be made smaller by using, वो कह रहे हैं कि Compton scattering में for stationary particles जो maximum change हम कर सकते हैं, maximum change in wavelength, wavelength के अंदर maximum change कर सकते हैं, can be made smaller, maximum change in wavelength can be made smaller, किस तरह से हो सकता है? लोअर फ्रिक्वेंसी रेडिएशन, हायर फ्रिक्वेंसी रेडिएशन, मोर मैसिव पार्टिकल या फिर लेस मैसिव पार्टिकल। तो इसका ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा मोर मैसिव पार्टिकल। ठीक है, क्योंकि देखो जो लैम्डा होता है इस केस के अंदर एक्चुअल में वो डेल्टा लैम्डा समथिंग एच बाई एम नॉट सी वन माइनस कॉज ऑफ थीटा। ठीक है, हमें कॉज से कुछ मतलब नहीं है, इन द सेंस कि यहाँ पे उन्होंने वेवलेंथ के बारे में पूछा है कि मैक्सिमम वेवलेंथ जो है
हम किस चीज के अंदर लाइक सेटल कर इन कॉम्पिटेंट स्कैटरिंग फ्रॉम स्टेशनरी पार्टिकल्स द मैक्सिमम चेंज इन वेवलेंथ विल बी स्मॉलर। हम कहते हैं कि जो मैक्सिमम चेंज है वो स्मॉलर होना चाहिए, मैक्सिमम चेंज को हमें स्मॉल करना है, यानी कि वेवलेंथ को हमने क्या करना है, स्मॉल करना है। ठीक है, तो उस केस में हमने ऑब्वियसली एच जो है कांस्टेंट है, सी जो है वो भी कांस्टेंट है, तो किसके ऊपर डिपेंड करेगा, फिर मास के ऊपर। तो अगर इसको हमें डिक्रीज करें तो इसको हमें इंक्रीज करना पड़ेगा ना, तो वही है मोर मैसिव पार्टिकल। इसका ऑप्शन सी इस वजह से करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास ए गिवन डॉप्ड सेमीकंडक्टर कैन बी आइडेंटिफाइड एज अ पी और एन टाइप। वो कह रहे हैं कि बेसिकली जो हमारे पास एक सेमीकंडक्टर है, अगर उसकी डॉपिंग की गई है तो हम कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि वो पी टाइप सेमीकंडक्टर है या एन टाइप सेमीकंडक्टर है। देखो, अगर ट्राई वेरिएंट से डॉपिंग की जाए तो वो पी टाइप बनता है, अगर पेंटा वेरिएंट से डॉपिंग की जाए तो वो एन टाइप बनता है। तो ये तो थ्योरेटिकली है, लेकिन अगर हम एज सच अगर हमें दे दिया जाए तो उसको हम किस तरह से आइडेंटिफाई करेंगे। ठीक है, तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो रहेगा परफॉर्मिंग अ हॉल इफेक्ट एक्सपेरिमेंट। क्योंकि जो हॉल इफेक्ट है इसके अंदर हमें पता चलता है, इसके अंदर हम करंट ड्यू टू द पता कर सकते हैं कि जो करंट है वो किसकी वजह से है, इलेक्ट्रॉन्स की वजह से है या फिर होल्स की वजह से है। तो हॉल इफेक्ट उस चीज के लिए परफॉर्म किया जाता है ना, कि पार्टिकल्स को डिस्टिंग्विश करने के लिए कि ये पॉजिटिव वाला पार्टिकल है, नेगेटिव वाला पार्टिकल है, तो बाय परफॉर्मिंग द हॉल इफेक्ट। ठीक है, ऑप्शन डी इसका करेक्ट हो जाएगा। अभी नेक्स्ट है हमारे पास, ये अच्छा क्वेश्चन है। मैग्नीशियम हैज अ एटॉमिक नंबर ऑफ 12। मैग्नीशियम का जो एटॉमिक नंबर है वो 12 है, उन्होंने बताया हुआ है। तो वो कह रहे हैं कि इन द न्यूक्लियर रिएक्शन, जो यहाँ पे मैग्नीशियम है, मैग्नीशियम के अंदर प्लस एच हाइड्रोजन डाल दिया। सो इसके अंदर थोड़ी सी मतलब एक्चुअल में क्या है, यहाँ पे 24 गिवन है। ठीक है, मैग्नीशियम 24 ये चीज गिवन है। हाइड्रोजन 2, मतलब एटॉमिक मासेस गिवन है 4। ठीक है, ये सारी चीजें गिवन है, तो तब ये क्वेश्चन तब सही बनेगा। मैग्नीशियम हैज अ एटॉमिक नंबर ऑफ 12। इसका मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर भी दे रखा है बेसिकली, मतलब Mg 24 तो गिवन ही है, मतलब उसका मास नंबर तो गिवन ही है, इसका एटॉमिक नंबर भी दे रखा है 12। ठीक है, ये गिवन है। उसके बाद हाइड्रोजन 1 2, ये हमें पता होना चाहिए। उसके बाद हीलियम यहाँ पे 2 4 है। ठीक है, ये भी हमें पता होना चाहिए, लेकिन वो दे नहीं रखा उसका एटॉमिक, ना हीलियम का एटॉमिक नंबर दे रखा, ना हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर दे रखा, वो हमें पता होना चाहिए, लेकिन मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर दे रखा है। हमें फाइंड आउट क्या करना है, वी हैव टू फाइंड द मिसिंग क्वांटिटी। मिसिंग क्वांटिटी यानी कि यहाँ पे क्या आएगा ये फाइंड आउट करना है। अब देखो, रिएक्शन हमारे पास ये है, मैग्नीशियम 24 एंड 12। ठीक है, प्लस यहाँ पे क्या है, हाइड्रोजन, ये सिर्फ इतना दे रखा है 2। एटॉमिक नंबर हमें ऑलरेडी पता होना चाहिए 1। ठीक है, नेक्स्ट नेक्स्ट हमारे पास है ब्लैंक स्पेस। ठीक है, प्लस हीलियम 4। ऑब्वियसली इसका भी हमें पता होना चाहिए कि यहाँ पे 2 है होता है। ठीक है, हीलियम 2 4। तो अब यहाँ पे जो फिलअप है उसके अंदर क्या आएगा, जो फिल इन ब्लैंक है उसके अंदर क्या आना चाहिए। अब देखो, हमें नहीं पता नहीं चला कि क्या आना चाहिए। अब यहाँ पे देखो, पर्टिकुलरली हमारे पास ऑप्शंस दे रखे हैं कि सोडियम, नियॉन, नियॉन, सोडियम, और किस तरह का। ठीक है, बेसिकली वो चीज चेक कर रहा हूँ। तो अब यहाँ पे देखो, सपोज मैंने एक बार एक्स ले लिया। ठीक है, अब ये है 24 + 2 26 हो गया। ठीक है, और बेसिकली फिर यहाँ पे हमें ऐसा मास नंबर मिलना चाहिए जो कि इस चीज को बैलेंस करे। ठीक है, अभी 22 + 4 26 हो रहा है, 22 + 4 26 हो रहा है। मतलब ये वाला जो न्यूक्लियर है, यहाँ पे जो डॉटर न्यूक्लियर बना है, इसका जो मास नंबर है तो 22 है। ऑब्वियसली ना, प्रोडक्ट साइड और रिएक्टेंट वाली साइड बैलेंस होना चाहिए मास नंबर्स भी। तो 24 + 2 इज 26, और 22 + 4 भी क्या होंगे 26। तो इसका मास नंबर तो 22 हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे देखो किसी का मास नंबर 22 दे रखा है, तो ए और सी ऑप्शन के अंदर जो मास नंबर है वो 22 दे रखे हैं। तो अब एटॉमिक नंबर चेक करते हैं कि किसका मैच कर रहा है। ठीक है, 10 आना चाहिए, 12 आना चाहिए। अब देखो, ये हमारे पास क्या है, 12 + 1 13। ठीक है, एंड अगर मैं यहाँ पे 12 + 1 इज 13। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ पे 11 ले लेती हूँ, 11 + 2 13। ठीक है, तो 12 + 1 हमारे पास 13 आ रहे हैं, 11 + 2 भी हमारे पास क्या आ रहे हैं 13 आ रहे हैं। ठीक है, तो फिर एटॉमिक नंबर जिसका 11 है और मास नंबर जिसका 22 है वो कौन सा ऑप्शन है, फिर वो ए ऑप्शन है बस। फिर यहाँ पे जो फिलअप है इसके अंदर क्या आना चाहिए, सोडियम
11 22। ठीक है, बस इसका ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, बस इस तरह से सॉल्व करना है, कुछ ज़्यादा हार्ड एंड फास्ट नहीं है। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन है, एन इलेक्ट्रॉन इन अ सॉलिड ड्रॉप्स फ्रॉम द बॉटम ऑफ द कंडक्शन बैंड एट 5.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट टू द टॉप ऑफ द वैलेंस बैंड एट 3.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। हमें एमिटेड पार्टिकल का बताना है कि वो किस फ्रीक्वेंसी से या फिर किस एनर्जी से नीचे आया। अब देखो होल ऑफ 2.3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ये तो नहीं हो सकता है। ठीक है, क्यों नहीं हो सकता है? क्योंकि यहाँ पे बताया हुआ है कि बेसिकली एक्साइटेड से नीचे आया है। जो होल बनता है बेसिकली वो वैलेंस जो जहाँ पे ऑलरेडी इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, अगर इलेक्ट्रॉन वो अपनी स्पेस छोड़ के ऊपर जाए तब होल बनता है। ठीक है, तो डी ऑप्शन इनकरेक्ट हो जाएगा, क्योंकि जो हमारे पास बेसिकली इलेक्ट्रॉन की ट्रांजिशन हो रही है वो कंडक्शन बैंड से वैलेंस बैंड भी हो रही है, कंडक्शन बैंड से वैलेंस बैंड पे हो रही है। इलेक्ट्रॉन ड्रॉप्स फ्रॉम द बॉटम ऑफ द कंडक्शन बैंड टू द टॉप ऑफ द वैलेंस बैंड। टॉप ऑफ द वैलेंस बैंड की जो एनर्जी है वो 3.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। ठीक है, एंड कंडक्शन बैंड की जो एनर्जी है वो 5.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, 5.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब ये एनर्जीज के टर्म में दे रखा है। ठीक है, तो अब मैं इनको सब्ट्रैक्ट करती हूँ कि कितना आ रहा है, क्योंकि वही है जितना सब्ट्रैक्शन होएगा दोनों के बीच में एनर्जी का डिफरेंस होएगा उतनी एनर्जी का फोटोन हमारे पास बाहर निकलता है। ठीक है, तो अभी 5.5 माइनस 3.2, अगर 5.5 में से 3.2 माइनस, देखो 5 में से 2 गए 3 एंड 5 में से 3 गए 2, तो यहाँ पे मेरे पास जो आंसर आ रहा है वो 2.3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे लाइक होल ऑफ 2.3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऑफ एनर्जी, ये तो ऑप्शन इनकरेक्ट है। चाहे यहाँ पे 2.3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट दे रखा है, बट होल क्या हुआ? होल थोड़ी ना नीचे गिरता है। या तो हमारे पास फोटोन आएगा या हमारे पास एनर्जी, ये बेसिकली हमारे पास एनर्जी का फोटोन है। तो यहाँ पे एनर्जी विद 3.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, एनर्जी फोटोन विद 3.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो इन दोनों में से कोई हो सकता था, लेकिन यहाँ पे ड्रास्टिक डिफरेंस आ रहा है, यानी कि 2.3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आ रहा है। तो ये तो नहीं हो सकता। ठीक है, तो अभी हमारे पास क्या है फिर, हम एनर्जी इज इक्वल्स टू एच न्यू वाले फॉर्मूला से प्लैंक्स कांस्टेंट की वैल्यू पुट करो, एनर्जी हमारे पास है न्यू आ जाएगा, न्यू इज इक्वल्स टू ई बाई एच इन फॉर्म ऑफ फ्रीक्वेंसी आ जाएगा। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा फिर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, आई नो कि मतलब इतना मैचिंग नहीं आएगा, 2.0 इंटू 1015 हर्ट्स वाला नहीं आएगा, बट उसके आसपास आएगा। तो इसका ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि देखो ना ही इलेक्ट्रॉन नीचे गिरेगा ना ही होल नीचे गिरेगा, फोटोन नहीं गिरना है, या फिर एनर्जी ऑफ फ्रीक्वेंसी होगी उस फोटोन की। अब एनर्जी हमारा मैच नहीं कर रहा है, यहाँ पे 2.3 आ रहा है 3.2, एक 10 पॉइंट्स का डिफरेंस हो गया है। तो अभी बी ऑप्शन भी इनकरेक्ट है, फिर तो रह दे के कौन सा ऑप्शन बचा? सी ही ऑप्शन बचा ना। अगर एनर्जी वाला कॉन्सेप्ट भी नहीं समझ आ रहा फिर भी सी ही ऑप्शन आ रहा है। ठीक है, तो इसका ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा बेसिकली। नेक्स्ट है हमारे पास, एन इलेक्ट्रॉन इन अ क्वांटम स्टेट फॉर विच द मैग्नीट्यूड ऑफ द ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम इज 2√5 h कट, हाउ मेनी अलाउड वैल्यूज ऑफ z कंपोनेंट ऑफ द एंगुलर मोमेंटम आर देयर। अब इस क्वेश्चन के अंदर क्या है, दो चीजें दे रखी हैं। एक यहाँ पे उन्होंने बोला हुआ कि मैग्नीट्यूड ऑफ द ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम एन इलेक्ट्रॉन इन अ क्वांटम स्टेट फॉर विच, ये अब क्वांटम नंबर नहीं दे रखा, ये दे रखा है मैग्नीट्यूड ऑफ द ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम दे रखा है 2√5 h कट। ठीक है, तो मतलब क्या दे रखा है, एल की वैल्यू दे रखी है, ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम बड़े वाले एल की वैल्यू दे रखी है 2√5। ठीक है, और जो हमारे पास ये वाला एल होता है, तो इसके लिए ये फॉर्मूला होता है ना, रूट ऑफ एल, एल+1 एच कट। इसको फाइंड आउट करने के लिए हमें ऑर्बिटल क्वांटम नंबर लेते हैं। तो ये रहा, हाउ मैनी अलाउड स्टेट्स फॉर जेड कंपोनेंट निकालनी है हमने। तो बस इसको क्या करो, स्क्वेयरिंग बोथ द साइड कर दो। तो l+1 h कट इज इक्वल्स टू 4 इंटू 5 दैट इज इक्वल्स टू 20, l+1 h कट इज इक्वल्स टू 20। तो एक और चीज, यहाँ पे भी h कट है साथ, है ना, यहाँ पे भी h कट है, तो h कट से तो h कट कैंसिल ही हो जाएगा। तो l+1 इक्वल्स टू 20, देन l² प्लस l माइनस 20 इक्वल्स टू 0। तो ये हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई है। अब बस इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व कर लो। इसको सॉल्व करने के लिए क्या है, वो फॉर्मूला लगाओ डिस्क्रिमिनेंट वाला, माइनस पी प्लस माइनस, इस दो तरीके से सॉल्व हो सकता है, चाहे फैक्टराइजेशन से सॉल्व कर लो, ऑब्वियसली मैथमेटिकल पार्ट है, या फिर इस डिस्क्रिमिनेंट वाले मेथड से सॉल्व कर लो, माइनस पी प्लस माइनस रूट ऑफ b² माइनस 4ac डिवाइड बाई 2a, l इज इक्वल्स टू -1 प्लस माइनस रूट ऑफ 1²
जो सेकंड वाले के सामने कॉफिशिएंट होता है वो b हो जाता है, a मतलब जो एल स्क्वायर का कॉफिशिएंट है, c मतलब जो लास्ट पे दे रखा है। तो 4 इंटू ए इंटू सी डिवाइड बाई 2a, देन उसके बाद l इज इक्वल्स टू -1 प्लस माइनस रूट ऑफ 1 प्लस ऑफ 80 डिवाइड बाय 2। अब देखो l इक्वल्स टू, इसको मैं उधर वाली तरफ कर रही हूँ अभी, l इक्वल्स टू -1 प्लस माइनस रूट ऑफ 81 डिवाइड बाई 2। l इज इक्वल्स, अब देखो माइनस वाली टर्म तो ऑब्वियसली निग्लेक्ट हो जानी चाहिए क्योंकि जो अलाउड स्टेट्स है वो नेगेटिव नहीं हो सकती हैं, तो फिर हम यहाँ पे सिर्फ प्लस वाला ही लेंगे। रूट ऑफ 81 कितना होता है हमारे पास, ऑब्वियसली 9। ठीक है 9 होएगा, रूट ऑफ 81 इज 9 डिवाइड बाय 2। ठीक है, अब 9 में से 1 गए, बेसिकली हमारे पास क्या आया 8, 8 डिवाइड बाई 2। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारे पास 4। अब L क्या आ गया 4। अब हमें फाइंड आउट क्या करना है, हाउ मेनी अलाउड स्टेट्स, अलाउड स्टेट फाइंड आउट करनी है। L अगर 4 आ गया है तो अलाउड स्टेट यानी कि L के कॉरस्पॉन्डिंग कितनी अलाउड स्टेट होंगी, वो ML से रिप्रेजेंट करते हैं, यानी कि -4 से +4 तक। तो -4 से +4 तक देख लो कितनी स्टेट्स आ रही है, -4, -3, -2, -1, 0, 1, 2 एंड 3। ठीक है, तो कितनी स्टेट्स हो गई है, 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9। तो अलाउड स्टेट कितनी होगी, 9 स्टेट होगी। तो इसका ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा 9। तो ये बड़ा मतलब सही क्वेश्चन है, वन ऑफ द इम्पोर्टेंट क्वेश्चन रहेगा ये। ठीक है, एक ये क्वेश्चन एंड एक ये वाला क्वेश्चन न्यूक्लियर फिजिक्स में से आया हुआ है ये, तो ये वन ऑफ द इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं। तो आई होप कि आपको समझ आया होगा। तो इजी है, इसमें ऐसा कुछ नहीं है, बट क्वेश्चन को अच्छे से समझना है। एल की वैल्यू नहीं पूछी गई है, बच्चे क्या करेंगे 4 भी करेक्ट कर सकते हैं। उन्होंने अलाउड स्टेट की वैल्यू पूछी है कि एल के कॉरस्पॉन्डिंग, अलाउड स्टेट यही होती है, अलाउड स्टेट मतलब एमएल की वैल्यू। तो एल के कॉरस्पॉन्डिंग जो एमएल की वैल्यू है -L2 + L होती है, तो फिर उस सिचुएशन के अंदर ये चीज ट्रू हुई। नेक्स्ट हमारे पास, हाउ मैनी इलेक्ट्रॉन्स कैन बी अकोमोडेटेड इन द स्टेट विद ऑर्बिटल क्वांटम नंबर L इक्वल टू 3। और वो कह रहे हैं कि अगर L इज इक्वल्स टू 3 है हमारे पास, तो कितनी ऑर्बिटल क्वांटम स्टेट्स हैं। देखो L इज इक्वल्स टू 3, तो अगर आपको पता हो तो L इज इक्वल्स टू 0 1 2 3, तो इसके कॉरस्पॉन्डिंग S ऑर्बिटल होता है, 1 के कॉरस्पॉन्डिंग B ऑर्बिटल होता है, 2 के कॉरस्पॉन्डिंग D ऑर्बिटल होता है एंड 3 के कॉरस्पॉन्डिंग F ऑर्बिटल होता है। तो L इज इक्वल टू 3 के कॉरस्पॉन्डिंग कौन सा ऑर्बिटल हुआ, F ऑर्बिटल हुआ। और F के पास कितने ऑर्बिट्स होते हैं, 7 ऑर्बिट्स होते हैं। ठीक है, एफ के पास कितने ऑर्बिटल्स होते हैं, 7 ऑर्बिटल्स होते हैं, 3 4 5 हाँ 7 ऑर्बिटल्स होते हैं। तो यहाँ पे बोला हुआ है कि हाउ मैनी इलेक्ट्रॉन्स कैन बी अकोमोडेटेड, तो 7 ऑर्बिट्स के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन अकोमोडेट कर सकते हैं, 14 है ना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 एंड 12 13 14। ठीक है, तो 7 के कॉरस्पॉन्डिंग हमारे पास कितने इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो अकोमोडेट कर सकते हैं, कितने इलेक्ट्रॉन्स के पास स्टेट आ जाएंगे, तो वो 14 इलेक्ट्रॉन्स रह सकते हैं 7 ऑर्बिटल्स के अंदर। तो इसका ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है 14। नेक्स्ट है हमारे पास, टू बेसिक इंटरेक्शन दैट हैव फाइनाइट रेंजेस, दो बेसिक इंटरेक्शन की फाइनाइट रेंज है। तो ग्रेविटेशनल की तो फाइनाइट रेंज नहीं है, बहुत बड़ी रेंज, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक की भी नहीं है, और यहाँ पर भी, तो मतलब दोनों को बताना है, ऑब्वियसली वीक एंड स्ट्रॉन्ग की है। तो इसका ऑप्शन एक करेक्ट हो जाएगा। स्ट्रॉन्ग फोर्स यानी कि जो न्यूक्लियर के अंदर एग्जिस्ट करता है, और वीक फोर्स की रेंज तो वैसे ही कम होती है। ठीक है, तो इसका ऑप्शन एक करेक्ट हो जाएगा। अब नेक्स्ट है हमारे पास 10th क्वेश्चन। इसके अंदर उन्होंने पूछा हुआ है कि जो द फॉलोइंग स्टेटमेंट सपोर्ट्स द नॉन एग्जिस्टेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन इनसाइड द न्यूक्लियस। इनमें से कौन सी स्टेटमेंट नॉन एग्जिस्टेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन को बता रही है, द एमिशन ऑफ गामा रेज, द क्वाड्रपल मूवमेंट ऑफ द न्यूक्लियस, द एमिशन ऑफ पॉजिट्रॉन द बीटा डीके, या फिर अ मैग्नेटिक मूवमेंट ऑफ न्यूक्लियस। तो मैग्नेटिक मूवमेंट ऑफ न्यूक्लियस जो है वन ऑफ द प्रॉपर्टी न्यूक्लियस की जो नॉन एग्जिस्टेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन को बता रही है। ठीक है, तो ऑप्शन डी इसके लिए करेक्ट है। द मैग्नेटिक फ्लक्स अराउंड अ स्ट्रेट करंट कैरिंग वायर, जो मैग्नेटिक फ्लक्स है अराउंड अ स्ट्रेट करंट कैरिंग वायर गेट स्ट्रॉन्गर विद इंक्रीज द डिस्टेंस, इट इज स्ट्रॉन्गेस्ट नियर द वायर, डज नॉट वेरी इन द स्ट्रेंथ, कंसिस्ट ऑफ द स्ट्रेट लाइन पैरेलल। तो इसका ऑप्शन बी करेक्ट है, स्ट्रॉन्गेस्ट नियर द वायर। जो मैग्नेटिक फ्लक्स होती है अराउंड अ स्ट्रेट करंट कैरिंग वायर, जितना ज्यादा वायर के वो क्लोज है उतनी ज्यादा वो स्ट्रॉन्ग है, जितना ज्यादा दूर जाएगी उतनी ज्यादा वीक होती जाएगी। अभी अगर आप हमारे फ्री व्हाट्सएप ग्रुप्स का पार्ट बनना चाहते हैं, इन ऑर्डर कि आपको आपके सारे एग्जाम्स की जो अपडेट्स हैं, जिस भी पेपर के आप प्रिपरेशन कर रहे हैं,
उसकी जो अपडेट्स हैं वो आपको रेगुलरली मिलती रहें, तो आपको क्या करना है, आप अपना नेम, आप किस पेपर के प्रिपरेशन कर रहे हैं, अपनी सिटी, मेल और फीमेल, ये सब कुछ टाइप करके हमारे इस पर्टिकुलर नंबर के ऊपर व्हाट्सएप कर सकते हैं और आपको फ्री व्हाट्सएप ग्रुप्स का पार्ट बना लिया जाएगा। ठीक है। इसके अलावा हमारे यहाँ मास्टर कैडर की जो प्रिपरेशन है इन सब सब्जेक्ट्स लाइक केमिस्ट्री, फिजिक्स, एसएसटी, मास्टर इंग्लिश, हिंदी, पंजाबी, ठीक है, इन सभी मास्टर कैडर के कोर्सेज जो हैं वो स्टार्ट हैं। तो अगर अभी तक आप लोगों ने एडमिशन नहीं लिया है तो जल्दी से जाके लें। एंड अगर इसके रिलेटेड अगर आपको कोई भी क्वेरी हो तो आप इस पर्टिकुलर नंबर के ऊपर व्हाट्सएप कर सकते हैं, कॉल करके पूछ सकते हैं। और अगर आपको इन पर्टिकुलर एग्जाम से रिलेटेड डेमोस लेक्चर चेक करने हो तो वो भी हमारे टेट बजर ऐप के ऊपर अवेलेबल है। आपने क्या करना है, उस टेट बजर प्ले स्टोर के अंदर जाके टेट बजर ऐप को डाउनलोड करिए एंड देन उसमें जो है फ्री डेमोस चेक कर सकते हैं। या नेक्स्ट हमारे पास है द ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम क्वांटम नंबर ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इज 2। ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम क्वांटम नंबर की बात कर रहे हैं, मतलब स्मॉल एल की बात कर रहे हैं, वो 2 है। देन इट्स ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम विल बी, अब क्वांटम नंबर दे रखा है यानी कि एल की वैल्यू दे रखी है, क्वांटम नंबर की वैल्यू दे रखी है और ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम हमें निकालना है। तो इसके लिए क्या फॉर्मूला बताया था अभी, एल, एल प्लस वन एच कट। तो एल की वैल्यू कितनी है, 2 है ना, क्वांटम नंबर की वैल्यू 2 है, 2, 2 प्लस वन एच कट, 2, 2 प्लस वन क्या होता है 3, ये क्या हो जाएगा रूट ऑफ 6 एच कट। तो इसका क्वेश्चन फिर पर्टिकुलर आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, दैट इज रूट 6 एच कट। ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास ए लेजर बीम हैज only a limited use in research, only a limited use in industry, only a limited use in surgery, almost unlimited use in research warfare surgery। तो इसका ऑप्शन डी करेक्ट है कि इसका अनलिमिटेड यूज है इन यूज ऑफ रिसर्च, सर्जरी, टेलीकम्युनिकेशन, होलोग्राफी, इन सब चीज के अंदर। ठीक है, ऑप्शन डी इसके लिए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारे पास द कॉन्सेप्ट ऑफ द स्टिमुलेटेड एमिशन इन 1917 वाज गिवन बाय। जो स्टिमुलेटेड एमिशन का कॉन्सेप्ट था वो हमें आइंस्टाइन ने दिया था, है ना, इस वजह से आइंस्टाइन कोएफिशिएंट बोला जाता है में। तो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा इसका। नेक्स्ट है हमारे पास इन द डायफ्रैक्शन पैटर्न द फ्रिंज विड्थ इज। डायफ्रैक्शन पैटर्न के अंदर जो फ्रिंज विड्थ है इज directly proportional to the slit width, inversely proportional to the slit width, having no dependence on the slit width, no fit to be described any these option। तो इसके लिए ऑप्शन बी करेक्ट है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्लिट विड्थ। तो देखो उसके लिए भी वही लैम्डा थीटा एन इक्वल टू लैम्डा डी बाई डी होता है समथिंग, तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्लिट विड्थ आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ इसका ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा फिर। नेक्स्ट है हमारे पास द सेंटर ऑफ द न्यूटॉन्स रिंग्स सिस्टम विद व्हाइट लाइट। व्हाइट लाइट देखो मोनोक्रोमेटिक लाइट के अंदर करते तो सेंटर रिंग है, डार्क आता था, अगर हम ट्रांसमिशन की बात करते हैं तो बेसिकली वो डार्क ही कंसिडर किया जाता है। तो सेंटर ऑफ द न्यूटन रिंग सिस्टम अगर हम व्हाइट लाइट से ले तो क्या होएगा, सेंटर किस तरह का आएगा, डार्क समटाइम्स, डार्क ऑलवेज, कलर्ड या फिर ब्राइट। तो ऑप्शन सी इसके लिए करेक्ट हो जाएगा, डेट इज कलर्ड। व्हाइट लाइट ले रहे हैं तो उसके अंदर कलर होते हैं, 7 कलर्स होते हैं, तो ऑप्शन सी इसके लिए करेक्ट होगा कि कलर्ड आएगा वो। ठीक है, अभी नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हमारे पास द न्यूटन रिंग्स आर फॉर्म्ड ड्यू टू इंटरफेरेंस between the rays reflected at the upper and the lower faces of। तो वो कह रहे हैं कि जो न्यूटन रिंग्स फॉर्म हो रही हैं, इंटरफेरेंस न्यूटन रिंग्स फॉर्म हो रही हैं ड्यू टू इंटरफेरेंस बिटवीन द रेज रिफ्लेक्टेड एट द अपर एंड द लोअर फेसेस। अब इसका क्या मतलब है, अगर न्यूटन रिंग्स का अपरेटस याद हो तो उसके अंदर इस तरह से एक प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस था, ठीक है, उसके नीचे एक स्लैब पड़ी थी, ये प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस एक स्लैब के ऊपर था। ठीक है, तो यहाँ पे जो इंटरफेरेंस पैटर्न बन रहा था वो किस वजह से बन रहा था, एक तो एक इस रे की वजह से बन रहा था जो कि यहाँ से आके रिफ्लेक्ट हो रही थी, मतलब बेसिकली दो, एक तो ये वाली थी जो यहीं से रिफ्लेक्ट हो रही थी, एक ये वाली थी जो नीचे से रिफ्लेक्ट हो रही थी। इन दोनों के बीच में ये वाली फर्स्ट इन यानी कि जो रिफ्लेक्ट हो रही थी ऊपर से ही प्लेनो कॉन्वेक्स से ही, और एक रिफ्लेक्ट हो रही थी नीचे थिन फिल्म से, तो इन दोनों के बीच में इंटरफेरेंस बन रहा था। द न्यूटन रिंग्स, क्वेश्चन क्या है हमारे पास, द न्यूटन रिंग्स आर फॉर्म्ड ड्यू टू द इंटरफेरेंस बिटवीन द रेज रिफ्लेक्टेड एट द अपर एंड लोअर फेस। ठीक है, एक अपर फेस से रिफ्लेक्ट हो रही है, एक लोअर फेस से रिफ्लेक्ट हो रही है। तो लोअर फेस ऑफ किसके लोअर फेस से रिफ्लेक्ट हो रही है ये बताना है हमें। तो प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस के, प्लेन ग्लास स्लैब के, या एयर फिल्म फॉर्म बिटवीन द प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस एंड द ग्लास स्लैब। तो ऑप्शन सी इसके लिए करेक्ट है। एक तो ऊपर से ही प्लेनो कॉन्वेक्स से रिफ्लेक्ट हो रही थी,
अपर एंड उसका, और लोअर फेस कौन सा था, ये वाला, यहाँ पे थिन फिल्म है, उस थिन फिल्म से रिफ्लेक्ट होकर एक जो वापस जा रही थी, उन दोनों के बीच में बन रहा था। तो इसका ऑप्शन सी करेक्ट है, द एयर फिल्म फॉर्म बिटवीन द प्लेनो कन्वेक्स लेंस एंड द ग्लास प्लेट। प्लेनो कन्वेक्स लेंस और ग्लास प्लेट के बीच में जो ये थिन लेयर है एयर की, वहां से एक रिफ्लेक्ट होकर जा रही थी, और उन दोनों के बीच में इंटरफेरेंस का पैटर्न बन रहा था। ठीक है, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा इसके लिए। नेक्स्ट है हमारे पास, फ्रिंजेस इन यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट आर, यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में जो फ्रिंजेस होती हैं आर ऑफ यूनिफॉर्म फ्रिंज वेट्स, नॉन यूनिफॉर्म फ्रिंज वेट्स, रैंडमली कलर्ड और ब्लैक। तो इसका ऑप्शन ए फिर करेक्ट है ना, यूनिफॉर्म फ्रिंज वेट्स की होती हैं। उनका जो हमें पता है यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट जो है इंटरफेरेंस का एक्सपेरिमेंट होता है, और विद द टाइम उनका जो विड्थ है वो चेंज नहीं होती है, चाहे वो डार्कर है चाहे वो ब्राइटर वाली फ्रिंजेस हैं, वो यूनिफॉर्म में फ्रिंज वेट्स रहती है, दैट इज बीटा इज इक्वल टू लैम्डा डी बाई डी वाली ही रहती है। नेक्स्ट है हमारे पास, अकॉर्डिंग टू द शेल मॉडल, अ न्यूक्लियस विद इवन नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड इवन नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स हैज, जो न्यूक्लियस है इवन नंबर ऑफ प्रोटॉन है, अगर इवन नंबर ऑफ न्यूट्रॉन है तो उसके पास देखो जीरो होती है सारी चीजें, जो सिर्फ ऑड वाले प्रॉपर्टी बताते हैं स्पिन और पैरिटी की, जो इवन वाले हैं वो कुछ बताते ही नहीं, क्योंकि उनकी वो आपस में एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल कर देते हैं, और उनकी पैरिटी भी जीरो कंसीडर होती है और स्पिन भी जीरो कंसीडर होती है। तो फिर इसका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, जीरो स्पिन एंड पॉजिटिव पैरिटी, बेसिकली जीरो स्पिन एंड पॉजिटिव पैरिटी। नॉन जीरो स्पिन तो नहीं हो सकती, जीरो स्पिन नेगेटिव पैरिटी, नॉन जीरो स्पिन नेगेटिव, नेगेटिव पैरिटी नहीं बल्कि पॉजिटिव पैरिटी, क्योंकि वो इवन है और स्पिन जो है वो जीरो हो जाएगी। तो इसका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, जीरो स्पिन एंड पॉजिटिव पैरिटी। नेक्स्ट है हमारे पास, वन ऑफ द मैक्सवेल इक्वेशन इज दिस, बी डॉट डी इज इक्वल टू जीरो, लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ओवर द एरिया इज इक्वल टू जीरो, सॉरी लाइन इंटीग्रल से सरफेस इंटीग्रल, क्योंकि एरिया दे रखा है तो बेसिक सी चीज है कि वो सरफेस इंटीग्रल ही होगा। द इन्फिनिटेसिमल वेक्टर एरिया डी ए इज ऑलवेज, हमें पता है कि जो डी ए है इट इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द सरफेस, उसकी डायरेक्शन है परपेंडिकुलर सरफेस, और वो भी ठीक है, अभी ऑप्शन बी और सी के अंदर दे रखा है परपेंडिकुलर टू सरफेस एंड परपेंडिकुलर सरफेस, पॉइंटिंग आउटवर्ड्स और पॉइंटिंग इनवर्ड्स। तो इसका जो ऑप्शन है वो बी करेक्ट हो जाएगा, दैट इज पॉइंटिंग आउटवर्ड्स। सरफेस अगर ये है तो आउटवर्ड्स होती है ना परपेंडिकुलरली, तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट हो जाएगा। द करंट आईसीबीओ, जो करंट आईसीबीओ दैट इज लीकेज करंट, इसको लीकेज करंट बोला जाता है, इज जनरली ग्रेटर इन सिलिकॉन देन जर्मेनियम, डिपेंड्स लार्जली ऑन द एमिटर बेस जंक्शन बायस, डिपेंड्स लार्जली ऑन द एमिटर डॉपिंग, इंक्रीज विद इंक्रीज इन टेम्परेचर। तो डिपेंड वगैरह नहीं करता है एज सच, ये इंक्रीज होता है विद द इंक्रीज इन टेम्परेचर। जैसे जैसे टेम्परेचर इंक्रीज होएगा वैसे वैसे बॉन्ड्स ब्रेक होंगे, जैसे जैसे बॉन्ड ब्रेक्स होंगे वैसे वैसे जो है, या फिर यू कैन से कि इनको बॉन्ड्स के तरफ से ना भी समझा जाए, तो जैसे जैसे टेम्परेचर इंक्रीज होएगा वैसे वैसे ज्यादा जो हमारे पास माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स हैं वो जो लेयर को, डिप्लीशन रीजन को जो है ओवरकम कर पाएंगे, या फिर जो पोटेंशियल बैरियर है उसको क्रॉस कर पाएंगे। ठीक है, तो तो फिर करंट जो लीकेज करंट है आईसीबी वो भी क्या हुआ, इंक्रीज हुआ। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो हो जाएगा डी, दैट इज इंक्रीज विद इंक्रीज इन टेम्परेचर। नेक्स्ट है हमारे पास, द वैल्यू ऑफ अल्फा ऑफ अ ट्रांजिस्टर इज, अल्फा की वैल्यू ट्रांजिस्टर के लिए, मतलब देखो अब यहाँ पे दे रखा है अल्फा, ठीक है, तो मतलब यहाँ पे कॉमन बेस की बात हो रही है, कॉमन बेस की बात हो रही है। और वैसे भी अगर आपको ये भी नहीं समझ आ रहा कि किसकी बात हो रही है, बिट्टा होता है तो कॉमन एमिटर होता है, अल्फा होता है तो कॉमन बेस की बात हो रही है। और हमें पता है कि कॉमन बेस के अंदर जो जो अल्फा की वैल्यू है वो बहुत कम होती थी, है ना, 0.95 टू 0.98 समथिंग इस तरह से होती, मतलब लेस देन 1 होती थी। ठीक है, तो वेरी वेरी लेस देन 1, ऑप्शन ए क्या है, अल्फा इज ग्रेटर देन 1, ऑप्शन बी क्या है, अल्फा इज लेस देन 1, अल्फा इज इक्वल्स टू 1 एंड अल्फा इज वेरी वेरी ग्रेटर देन 1। तो फिर इसका जो है हमारे पास अल्फा लेस देन 1 है ना, तो इसका ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, देन अल्फा इज लेस देन 1। ठीक है, सो या इसका ऑप्शन बी करेक्ट है। देन नेक्स्ट है हमारे पास, अ सर्टेन ट्रांजिस्टर जिसकी अल्फा की वैल्यू 0.98 है एंड कॉमन लीक एंड कलेक्टर लीकेज ऑफ 1 म्यू ए, कैलकुलेट द कलेक्टर एंड द बेस करंट, जिसका एमिटर करंट हमारे पास दे रखा है, हमें कलेक्टर एंड बेस करंट निकालना है, एमिटर करंट दे रखा है, ऑल्दो यहाँ पे ऑप्शंस नहीं दे रखे हैं, ये मैं आपको सॉल्वेशन करके बता देती हूँ। ठीक है, अभी देखो यहाँ पे हमारे पास क्या है, अल्फा दे रखा है 0.98, ठीक है, कलेक्टर लीकेज ऑफ द 1 माइक्रो एम्पीटर, तो सीबीओ लीकेज करंट या फिर सीओ से रिप्रेजेंट किया जाता है इसको, वो 1 म्यू ए दे रखा है। अभी बाकी सारे देखो एम ए के अंदर है, तो हम माइक्रो के अंदर कन्वर्ट कर लेते हैं इसको, तो ये हमारे पास -3 इस तरह से हो जाएगा। उसके अलावा और क्या दे रखे हैं, उसके बाद एक एमीटर करंट दे रखा है 1 एम ए।
ठीक है। कलेक्टर एंड बेस करंट निकालना है। तो देखो अब यहाँ पे क्या है, अगर मैं एमीटर करंट की बात करूँ तो आई ई इज इक्वल्स टू आई सी प्लस आई बी होता है। ठीक है। तो आई ई हमारे पास दे रखा है, आई सी और आई बी दोनों नहीं है। अगर मैं आई सी निकालूं तो मेरे पास आई बी आ जाएगा, या फिर आई बी निकालूं तो आई सी आ जाएगा। आई बी को निकालने का यहीं से ही मेथड है, तो मेरे को मतलब आई सी को निकालने का मेरे पास एक और फॉर्मूला है। वो फॉर्मूला क्या है, आई सी इज इक्वल्स टू अल्फा आई ई प्लस आई सी बी ओ। ये कॉमन कलेक्ट उसके एमीटर के अंदर अगर हम चेक करते तो ये आता था। तो यानी कि कलेक्टर करंट जो है वो कुछ इस तरह से, सॉरी कॉमन बेस के अंदर जब हम कलेक्टर करंट का इक्वेशन निकालते तो वो ये आती थी, आई सी इज इक्वल टू अल्फा आई ई प्लस आई सी बी ओ। तो यहाँ से मैं आई सी निकाल सकती हूँ, मेरे पास अल्फा की वैल्यू है डेट इज 0.98, आई ई की वैल्यू है डेट इज 1, प्लस आई सी बी ओ की वैल्यू है डेट इज 10⁻³ ठीक है। इसको सॉल्व करूंगी तो मेरे पास आंसर कुछ इस तरह से आ जाएगा 981 एम ई। ठीक है, इसको सॉल्व करके कुछ इस तरह से आ जाएगा। तो बस अब क्या करना है, आई ई मेरे पास है 1 इक्वल्स टू आई सी भी आ गया है 0.981 प्लस आई बी, अब मेरे पास बेस करंट भी आ जाएगा, आई बी इज इक्वल्स टू 1 माइनस 0.981। तो 1 माइनस 0.981 अगर हम करेंगे एम ए, तो ये बहुत ही कम आएगा, लाइक 0.1 समथिंग। तो इसको अगर हम म्यू ए के अंदर दोबारा से चेंज कर दें तो वो 19 माइक्रो में आ जाएगा, इस तरह से आ जाएगा। ठीक है। अगर एम ए के अंदर रहने देना तो वो भी एज सच कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो वो भी हम कर सकते हैं। तो मतलब सॉल्वेशन इस तरीके से होगी, वो चेक कर लेना आप। ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है ओहम इज अ यूनिट ऑफ मेजरिंग रेजिस्टेंस। जो ओहम है रेजिस्टेंस की यूनिट होती है ना ओहम, तो बस ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारे पास होमोजेनिटी ऑफ द टाइम लीड्स टू कंजर्वेशन ऑफ, होमोजेनिटी ऑफ टाइम लीड्स टू कंजर्वेशन ऑफ टोटल एनर्जी, ये याद रखना। तो टोटल एनर्जी ऑप्शन सी इसके लिए करेक्ट हो जाएगा। तो ये भी वन ऑफ द इंपॉर्टेंट रहेगा क्वेश्चन। ठीक है, होमोजेनिटी ऑफ टाइम लीड्स टू कंजर्वेशन ऑफ टोटल एनर्जी। ठीक है। सो अगर आपको अपने लाइक पेपर्स की अपडेट टाइम टू टाइम चाहिए तो आप हमें हमारे टेलीग्राम चैनल के ऊपर ज्वाइन कर सकते हैं, हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं और हमारा फेसबुक पेज भी फॉलो कर सकते हैं। इसके अलावा जो भी स्टूडेंट्स लाइक इस चैनल के ऊपर नए हैं वो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें एंड बेल आइकन को प्रेस कर दें। या थैंक यू सो मच।